स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, हम पंचायती राज व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एडीओ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा सीजीपीएससी में भी इससे बहुत बढ़िया प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे। तो ये जितने भी एग्ज़ाम आपके होंगे जिसमें पंचायती राज व्यवस्था दी गई है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसे देखिएगा। पिछली क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को किस स्तर पर जो है वो लेकर जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन, ऐसी फैक्ट जो आपको नए लगेंगे दोस्तों, नए फैक्ट पर, नए तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं। और ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। बहुत ही अधिक संभावना है इससे प्रश्न पूछे जाने की, ठीक है। तो इसका नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। आज हम लोग पंचायत समितियां, पिछली क्लास में हम लोगों ने बलवंत राय मेहता समिति पर बात की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने जो अपनी सिफारिशें दी थी उसी के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम में जो है वो पहला पंचायत राज व्यवस्था लागू किया था, ठीक है। इसीलिए उन्हें पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है, ठीक। इसके आगे और भी करीब 22 समितियों का गठन हुआ है और इन समितियों के आपको सन कब गठित हुआ है और इसका कीवर्ड किस लिए गठित हुआ है ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मैचिंग दे देगा। एक तरफ समितियों का नाम जिसकी अध्यक्षता में गठित हुआ है और दूसरे तरफ किस उद्देश्य के लिए गठित हुआ है। दोनों मैचिंग करने कई बार दिया जा चुका है कई सारे एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज फिर से हम पंचायत समितियां पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे, जिसमें पंचायत की बाकी जो समितियां हैं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि आपको यही याद हो जाए, आपको और इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए पहले से ही ले लेते हैं हम। सबसे पहले हम लोग देखें, पहला नंबर में आता है 1957 में जो समिति गठित हुई थी बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। बलवंत राय मेहता, और इसके संबंध में A to Z हम लोगों ने पढ़ लिया। इसका उद्देश्य क्या था, क्या सिफारिशें दी थी, आदि आदि। इसके बाद दूसरा जो समिति गठित हुआ 1960 में दोस्तों, ठीक है। 1960 में गठित हुआ था और ये था B.R. राव की अध्यक्षता में गठित समिति, B.R. राव की अध्यक्षता में जो है वो समिति गठित की गई थी। अच्छा, ये समिति क्यों गठित की गई थी B.R. राव? तो राव जी जो है वो आप ध्यान रखेंगे सांख्यिकी के जानकार थे, ठीक है। ये सांख्यिकी अकाउंट के जानकार थे, इसीलिए B.R. राव की अध्यक्षता में पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकरण पर गठित समिति थी, यांत्रिकीकरण पर गठित समिति थी, ठीक है। तो यहां पर कीवर्ड क्या याद रखना है आपको, राव साहब जो है वो अकाउंटेंट के जानकार थे, इसीलिए पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकीकरण पर गठित समिति थी B.R. राव समिति पंचायत की, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तीसरा जो समिति गठित हुई वो हुई 1961 में। 1961 में जो गठित हुई दोस्तों वो है S.B. मिश्रा समिति, S.B. मिश्रा समिति, S.B. मिश्रा समिति। ये सहकारिता व पंचायत राज पर गठित समिति थी। सहकारिता व पंचायत राज पर गठित एक अध्ययन दल था S.B. मिश्रा। तो यहाँ पर आप मिश्रा को कवर कीजिएगा। मिश्रा में है मिश्र हुआ है, क्या मिश्रण किसका हुआ है, सहकारिता का और पंचायती राज व्यवस्था का। इन दोनों के अध्ययन तल पर जो गठित थी वो थी S.B. मिश्रा समिति, ठीक है।
तो इस प्रकार से इन चीज़ों को पकड़ के आप चलेंगे तो सारी चीज़ें बहुत ढंग से याद रहेंगी। चौथा हम लोग देखें 1962 में, ठीक है, 1962 में, तो ये था बी ईश्वरन समिति। 1962 में जो गठित हुई थी वो हुई थी बी ईश्वरन समिति, ठीक है। और ये क्यों गठित हुई थी, तो ये पंचायतों के प्रशासन के लिए गठित समिति थी। पंचायतों या पंचायत राज के प्रशासन पर गठित समिति, प्रशासन पर गठित अध्ययन दल या समिति, जो भी कहिए, ठीक है। अब ये पंचायतों की, अब ये ईश्वर है दोस्तों, इसमें आप ईश्वर को पकड़ेंगे। ईश्वर क्या करते हैं, सबके ऊपर जो है वो प्रशासन करने का कार्य करते हैं। कौन? ईश्वर, ठीक है। ईश्वर क्या करते हैं, सबके ऊपर प्रशासन करते हैं। तो यहां से आप ईश्वर को पकड़ के रखिएगा। ईश्वर क्या करते हैं, प्रशासन। ईश्वर क्या करते हैं, प्रशासन करते हैं, ठीक है। तो 1962 में बी ईश्वरन समिति ये 1961 है दोस्तों। 1961 में दो समिति थी, एस बी मिश्रा समिति और बी ईश्वरन समिति, ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर को पकड़ेंगे। ईश्वर सभी के ऊपर प्रशासन करते हैं, तो हमारे ऊपर भी जो है वो प्रशासन कौन करेंगे, ईश्वर ही करेंगे, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कोशिश कर रहा हूं कि यहीं पर सारी चीजें आपको याद आ जाए। 1962 में जो गठित हुई थी वो थी जी आर राजगोपाल समिति। जी आर राजगोपाल समिति। अब ये राजगोपाल समिति क्यों गठित की गई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। राजा, राजगोपाल में राजा है, ठीक है। राज जो करता है वही क्या करेगा दोस्तों, न्याय करेगा। तो ये न्याय पंचायत पर गठित अध्ययन दल था। क्या था, न्याय पंचायत पर गठित अध्ययन दल, ठीक है। न्याय पंचायत पर गठित अध्ययन दल। यहां से राजा पकड़ेंगे। राजा क्या करता है, न्याय करता है। 62 में ये समिति गठित हुई और ये न्याय पंचायत पर गठित समिति थी, ठीक है। गुड, अगर याद हो पा रहा है तो ठीक है। इसके बाद आ जाइए 1963 में। 1963 में आर आर दिवाकर समिति, आर दिवाकर समिति, आर आर दिवाकर समिति। अब ये क्यों गठित हुई, तो ये ग्राम सभा, पंचायती राज संस्था के लिए ग्राम सभा पर गठित अध्ययन दल था। पंचायती राज संस्था के लिए ग्राम सभा पर गठित क्या था, अध्ययन दल, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए बहुत आराम से याद रखेंगे। दिवाकर, दीवा मतलब दिन, करने वाला, ठीक है। तो वो दिवाकर है, और दिवाकर जो है वो असलियत में दीवा कहाँ करेगा, पंचायती राज संस्था में यदि उजाला करना है तो सबसे पहले आपको ग्राम सभा को मजबूत करना पड़ेगा। ग्राम सभा मजबूत होगी, ग्राम सभा के पास अधिकार रहेगा, तभी वहां पर विकास होगा और पूरे क्षेत्र में उजाला होगा, ठीक है। तो दिवाकर कहाँ करना चाहिए, दिवाकर ग्राम सभा में, ठीक है। दिवाकर कहाँ होगा, ग्राम सभा में होगा। बहुत ढंग से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखें 1963 में ही 7 है। 1963 में 1963 में एम राम कृष्णैया समिति, एम राम कृष्णैया, एम राम कृष्णैया समिति, एम राम कृष्णैया समिति, ठीक है। योग इसका गठन क्यों किया गया था, तो यहां पर ध्यान रखेंगे राम जी क्या करते हैं, आय, और कृष्ण जी करते हैं व्यय। तो ये पंचायतों के आय व्यय की गणना पर गठित अध्ययन दल, आय व्यय की गणना पर गठित अध्ययन दल था। गणना पर गठित अध्ययन दल, ठीक। बहुत आराम से राम जी क्या करते हैं, आय करेंगे, कृष्ण जी क्या करते हैं,
व्यय करते हैं। ठीक है, राम जी आय कृष्ण जी व्यय, तो आय व्यय की गणना पर गठित समिति एम रामकृष्णैया समिति। देखिए कुछ समितियां 2 बार गठित हुई हैं, एक एम रामकृष्णैया समिति और दूसरा जो समिति है वो है के संथानम समिति, जो जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, एक एम रामकृष्णैया समिति 1972 में गठित होगी दोस्तों, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद एक और समिति जो गठित होती है 1963 में ही, उसका नाम है के संथानम समिति, के संथानम। अब ये के संथानम समिति को आपको याद रखना है, कस्तूरी रंगन संथानम समिति, और ये समिति जो गठित हुई थी, क्यों हुई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ संथानम से पकड़िएगा धनम, संतानम से क्या पकड़ेंगे, धनम। तो ये पंचायती राज व्यवस्था में वित्तीय प्रावधान पर गठित समिति थी, वित्तीय प्रावधान पर गठित समिति थी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय प्रावधान पर गठित एक अध्ययन दल या समिति थी के संथानम समिति। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सभी के सभी आपको याद हो गए होंगे। देखिएगा, पहला देखिए बलवंत राय मेहता, ये तो आप जीवन में नहीं भूलेंगे। दूसरा 1960 में BR राव समिति, राव जी सांख्यिकी के जानकार थे, इसलिए पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकरण पर गठित समिति। दूसरा 1961 में SB मिश्रा समिति, मिश्रा में मिश्र पकड़ेंगे, सहकारिता एवं पंचायती राज संस्था पर गठित अध्ययन दल था। 1961 में B ईश्वरन समिति, ईश्वर क्या करते हैं, प्रशासन करते हैं, तो पंचायतों के प्रशासन पर गठित समिति थी। 1962 में GR राजगोपाल समिति, राजगोपाल राजा जो है वो क्या करेगा, न्याय करेगा, उसका काम ही है न्याय करना, तो न्याय पंचायत पर गठित अध्ययन दल था। 1963 में RR दिवाकर समिति, RR दिवाकर, दीवा कहाँ करना चाहिए, दिन कहाँ होगा, जब ग्राम सभा मजबूत होगी, तो ग्राम सभा पर, पंचायतों के ग्राम सभा पर गठित अध्ययन दल था। फिर 1963 में हम बात करें एम रामकृष्णैया समिति, राम जी आए कृष्ण जी व्यय, आय व्यय की गणना पर गठित अध्ययन दल था। और उसके बाद 1963 में के संथानम समिति, ये पंचायतों के वित्तीय प्रावधान पर गठित समिति थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छे से ये याद हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे की समितियों पर चर्चा करते हैं। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए अब हम आगे की समितियों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये 8 समितियों पर हमने चर्चा की, इसके बाद फिर से देखेंगे, और जिसको एक्सप्लेन करूंगा, जो एक्सप्लेन के लायक है, उनको तो आप बहुत अच्छे से ढंग से याद रखेंगे, है ना। जैसे इसके बाद देखेंगे अशोक राय मेहता समिति वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, 9वां जो समिति है हमारा, वो है 1965 में ही, और वो भी के संथानम समिति। मैंने बताया कुछ समितियां जो है वो 2 बार गठित हुई हैं, तो ये के संथानम समिति, के संथानम समिति पहली बार जब इसका गठन हुआ था तो ये पंचायतों के वित्तीय प्रावधान के लिए, और दूसरी बार निर्वाचन की रूपरेखा, किसके लिए, निर्वाचन की रूपरेखा पर गठित समिति थी, पर गठित अध्ययन दल, निर्वाचन के रूपरेखा के लिए गठित की गई समिति थी, वो थी के संतानम समिति। इसके बाद 1965 में एक और समिति का गठन हुआ, इसका जो नाम था आर के खन्ना समिति। क्या, आर के खन्ना समिति। अब ये आर के खन्ना समिति को समझेंगे। खन्ना साहब एक सख्त और ईमानदार ऑफिसर थे, तो ये खन्ना साहब के जो है वो नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जो पंचायतों का क्या कर सके, अंकेक्षण कर सके। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण पर गठित समिति थी। लेखा, अब ये किसको दिया जाएगा, ईमानदार व्यक्ति ही इसका जांच कर सकता है लेखा व अंकेक्षण पर।
तो लेखा और अंकेक्षण का कार्य जो है सामाजिक अंकेक्षण मतलब पंचायती राज संस्थाओं की जांच है, तो जांच कौन करेगा? जो कड़क रहेगा। आर के खन्ना साहब कड़क व्यक्ति थे, इसीलिए इनको लेखा व अंकेक्षण का जो है कार्य दिया गया था। इसी पर गठित समिति थी आर के खन्ना समिति। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे 1965 में। इसके बाद 1966 जो समय आएगा 1966, और ये जो है वो जी रामचंद्रन समिति, जी रामचंद्रन समिति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रामचंद्र जी हैं। रामचंद्र जी जब अवतार लिए थे तो उन्होंने यहाँ के लोगों को जीने का कला सिखाने के लिए अवतार लिए थे, जीने की कला सिखाई थी। वैसे ही जी रामचंद्रन ने जो है पंचायतों के प्रशिक्षण पर गठित एक अध्ययन दल था। इन्होंने बताया, पंचायतों को प्रशिक्षण देकर बताया कि कैसे आपको जो है वो पंचायती राज व्यवस्था चलानी है। ठीक है, तो ये पंचायतों के प्रशिक्षण पर गठित अध्ययन दल था। ठीक है, तो प्रशिक्षण से याद रखना कौन देगा? भगवान श्री राम, जो जीवन में दिए हैं वही सबको देंगे, तो इसको याद रखिएगा, पंचायतों के प्रशिक्षण पर गठित समिति। ठीक है, 1966 में। इसके बाद जो समय आएगा 1969 में। 1969 में वी रामनाथन समिति, वी रामनाथन समिति, ये समिति क्या था? तो ये जो है वो पंचायतों की संलग्नता, पंचायती राज संस्था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा पंचायती राज संस्थाओं की संलग्नता पर गठित समिति थी। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पंचायतों की संलग्नता पर गठित समिति, संलग्नता पर। ठीक है, गठित। अब यहां पर इसको कीवर्ड से याद रखना है आपको, इसमें डिटेल अपने को जाना नहीं है। रामनाथन में नाथना है, और नाथते कैसे हैं दोस्तों? नाथना मतलब एक दूसरे में इंगेज करना। बैलों को नाथते देखा होगा रस्सी से, तो रस्सी को बैले के ऊपर इंगेज कर दिया जाता है, बैल के ऊपर, है ना। तो यही संलग्नता, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचायतों की संलग्नता, पंचायती राज संस्थाओं की संलग्नता। इसको और स्पष्ट लिखना चाहे तो लिख लेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं पंचायती राज संस्थाओं की संलग्नता पर जो है वो गठित समिति थी, जो वी रामनाथन समिति। तो नाथने से याद रखेंगे संलग्नता, तो आपको ये चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ये 1969 में, 1969 के बाद जो है वो एक और समिति का गठन हुआ 1972 में। अब ये समिति थी, फिर से मैंने बताया था पहले ही, एम रामकृष्णैया समिति, एम रामकृष्णैया समिति। ठीक है, तो एम रामकृष्णैया समिति पहली बार गठित हुई आय व्यय की गणना के लिए। दूसरी बार जो इसका गठन हुआ दोस्तों, वो सामुदायिक विकास एवं यहीं पर लिख देता हूं, पंचायती राज संस्था पर, पंचायती राज संस्था के, नहीं, पंचायती राज संस्था पर ही होगा, पर पांचवी पंचवर्षीय योजना पर सूत्रण के लिए गठित समिति थी। क्या थी? सूत्रण के लिए
गठित समिति। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा है परंतु आपको याद हो जाएगा। रामकृष्ण ने आयव्यय दिया था और रामकृष्ण ने ही सूत्र दिया था, इस प्रकार याद रखिएगा। ठीक, या राम ने सामुदायिक विकास और कृष्ण ने पंचायती राज संस्था पर। तो ये कैसे भी याद रखें, एक आध दो है एक्सेप्शनल याद रखना ही पड़ेगा आपको, हर किसी का तो ट्रिक बनाया नहीं जा सकता है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे और इसमें आपको चलना है दोस्तों सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज संस्था पर 5वीं पंचवर्षीय योजना पर सूत्रण के लिए गठित समिति थी। दूसरी जो है वो एम रामकृष्णैया जो समिति थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे श्रीमती दया चौबे समिति, श्रीमती दया चौबे समिति, दया चौबे समिति। अच्छा इसमें डेट नहीं लिखे ना, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं। 1977 में 76 में जो है वो ये समिति गठित हुई थी। क्यों हुई थी तो इसे ध्यान रखिएगा। ये पंचायती राज संस्था सामुदायिक विकास और पंचायती राज संस्था पर गठित अध्ययन दल था। पंचायत समिति, सामुदायिक विकास व पंचायत समिति पर गठित अध्ययन दल था। पंचायती राज समिति पर गठित अध्ययन दल था, अध्ययन दल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको याद रखना है। ठीक, मैंने बताया पहला 1965 में के संथानम समिति, के संथानम 2 बार गठित हो चुकी है। पहली बार धनम याद रखेंगे है ना, पंचायतों के वित्तीय प्रावधान पर गठित समिति। दूसरा निर्वाचन की रूपरेखा, 1965 में निर्वाचन की रूपरेखा। 1965 में ही आर के खन्ना साहब को पकड़ना है। खन्ना साहब ईमानदार अकाउंटेंट, तो इसे लेखा व अंकेक्षण का कार्य दिया था, लेखा व अंकेक्षण पर गठित समिति। 1960 में दी रामचंद्रन समिति, रामचंद्र जी हैं, इसका मतलब क्या होगा, प्रशिक्षण देंगे, सबको प्रशिक्षण दिए थे जीने का, पंचायतों को भी ये क्या करेंगे, प्रशिक्षण देंगे। तो पंचायत के प्रशिक्षण के लिए गठित समिति। नेक्स्ट 1969 में वी रामानाथन समिति, नाथना मतलब एक दूसरे में संलग्न होना, तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचायती राज संस्थाओं की संलग्नता पर गठित समिति थी, तो ये संलग्नता को आपको पकड़ना है। उसके बाद 1972 में एम रामकृष्णैया समिति फिर गठित हुई और ये जो है वो सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज संस्था पर 5वीं पंचवर्षीय योजना पर सूत्रण के लिए गठित समिति थी, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद श्रीमती दया चौबे समिति, ये पंचायत समिति पर गठित अध्ययन दल था, पंचायत समिति पर गठित जो है वो अध्ययन दल था। कौन सा, श्रीमती दया चौबे समिति। दोस्तों यहाँ पर आपको लग रहा होगा सर किस टाइप का जो है वो ट्रिक्स बता रहे हैं, परंतु याद रखिए ये जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ये एज इट इज आपको याद आएंगी और यहीं से ही जो है वो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे जो है वो चर्चा करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और समिति आएगी जिसके बारे में हमको पढ़ना है और उसको डिटेल से पढ़ना है, जो मैंने बताया था अशोक मेहता समिति है ना। 1977 दिसंबर में मोरारजी की सरकार द्वारा, जो नॉन कांग्रेसी सरकार थी, एक अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसे हम अशोक मेहता समिति के नाम से जानते हैं है ना, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अशोक मेहता समिति। नंबर आप डाल लीजिएगा जो भी होगा, अशोक 1977 में अशोक मेहता, अशोक मेहता समिति। अब ये अशोक मेहता समिति गठन किया गया और पंचायती राज संस्थाओं को
जांच करके उसके संबंध में जो है वो जानकारी मांगी गई। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा। तो इसे भी याद रखिएगा आप लोग, क्या? मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा, मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में, अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता। ठीक है, अब अशोक मेहता की अध्यक्षता में दिसंबर 1977 में एक समिति का गठन किया गया, जिसने 1978 में अपनी सिफारिशें दी, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है, पहली सिफारिश थी इसकी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर कई सारे सवाल आपके मन में आएंगे। ठीक, तो पंचायती राज संस्थाओं को जो है वो संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए ताकि वो अपना विकास सही ढंग से कर सके। ये इनकी पहली सिफारिश थी अशोक मेहता समिति की। ठीक है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, इसके पीछे भी कई सारे रीज़न हैं। अभी आप देखिए कि ये अशोक मेहता समिति ने पहली बार संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी, परंतु आंसर सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में, दोनों में लिया जाता है LM सिंघवी समिति का 1986 में। ठीक है, क्योंकि इसके जो सिफारिशें थी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दम नहीं था, इस वजह से शायद नहीं माना गया और इस वजह से इसको आंसर भी नहीं लिया जाता, क्योंकि जो बात LM सिंघवी साहब ने रखी थी संवैधानिक दर्जा दिए जाने की, उस हिसाब से इन्होंने बात नहीं रखी थी। आगे आप देखेंगे LM सिंघवी समिति ने कहा कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए और दूसरा उसमें एक नया अध्याय जोड़ा जाए, बहुत सारी बातें उन्होंने की थी, तो उसको हम आगे जस्ट देखने वाले हैं। तो इस कारण से इसको शायद आंसर नहीं लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न में दोनों ऑप्शन रहेंगे तो LM सिंघवी के साथ ही जाइएगा, अगर LM सिंघवी नहीं रहेगा तब आप अशोक मेहता के साथ जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की। दूसरी इन्होंने बात कही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अच्छा, अभी तक जो कई सारे राज्यों ने बनाया था वो बलवंत राय मेहता की सिफारिश जो थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, उसके आधार पर बनाया था, और इन्होंने जो है सिफारिश कर दी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक होना चाहिए जिला स्तर पर। ठीक है, इन्होंने कहा, क्या कहा? जिला स्तर पर होना चाहिए क्या? जिला परिषद। जिला स्तर पर होना चाहिए जिला परिषद, और खंड स्तर पर दूसरा जो होना चाहिए वो किस स्तर पर? खंड स्तर पर। तो खंड स्तर पर क्या होना चाहिए? खंड स्तर पर पंचायत समिति, पंचायत समिति तो अलग, इन्होंने कहा मंडल पंचायत, जो पंचायत समिति जहां छत्तीसगढ़ में हम लोग जनपद पंचायत बोलते हैं वो। ठीक है, इन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जिला परिषद हो, और खंड स्तर जहां पर जो खंड है वो 15,000 से 20,000 आबादी वाले गांवों के समूह से बना हो। बहुत ढंग से समझेंगे, खंड स्तर का मतलब जो खंड
या जो जनपद या जो ब्लॉक है वो 15,000 से 20,000 की आबादी वाले गांवों के समूहों से मिलकर बना हो, उसे हम खंड स्तर कहेंगे। तो वहां पर मंडल पंचायत होगा और सारा पावर जिला के हाथ में देने की बात कही थी। तो जहां पर सोचिए दोस्तों, शुरू से जो गांधी जी या इसके इतिहास से जो हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं कि ग्राम पंचायत को गांव के लोगों को मजबूती प्रदान करना है, तो गांव के लोगों को शक्ति दिया जाना चाहिए। यहां पर ग्राम पंचायत ही नहीं है तो गांव को लोगों को पावर दिए जाने वाली बात ही नहीं है, और जिला को पावर देंगे तो गांव फिर क्या करेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट तो टोटल ग्राम पंचायत के विपरीत वाला कॉन्सेप्ट आ गया था। ठीक है, तो इसलिए शायद इसको मान्य नहीं किया गया। ठीक, ध्यान रखेंगे। तीसरा जो हम इसमें देखते हैं, इन्होंने कर संबंधी शक्ति या पंचायतों को कर संबंधी अधिकार देने की बात की थी। कर संबंधी शक्ति प्रदान करने की बात की। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि पंचायती राज जो द्विस्तरीय पंचायती राज संस्था है उसको कर संबंधी अधिकार आप दीजिए, और तभी वो अपना कार्य जो है वो सही ढंग से कर सकेंगे। उनके पास धन ही नहीं रहेगा तो फिर वो कार्य कैसे करेंगे। तो कर संबंधी अधिकार देने की बात किसने कही थी? वो कही थी अशोक मेहता समिति ने। चौथा हम लोग बहुत ढंग से याद रखेंगे, इन्होंने कहा था कि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एससी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की बात कही। उनके जनसंख्या के अनुपात में, उनके जनसंख्या के अनुपात में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की बात कही। आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। एसटी एससी को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। ठीक है, तो उन्होंने आरक्षण की बात कही। जहां पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है और जितनी संख्या में है, मान लो यहाँ पर 100 व्यक्ति हैं और इस 100 व्यक्ति में 10 जो हैं वो एसटी है, तो 10% सीट किसके लिए आरक्षित किया जाए? एसटी के लिए किया जाए। और 15%, 15 लोग यदि एससी हैं तो 15% किसके लिए किया जाए? एससी के लिए किया जाए। ये किसने कहा था? ये अशोक मेहता समिति ने दोस्तों कहा था। ठीक है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाए। अब जो बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान रखिएगा। पंचायती चुनाव के सभी स्तर पर, पंचायत चुनाव के सभी स्तर पर, पंचायत चुनाव के सभी स्तर पर राजनीतिक दलों की भागीदारी, राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी हो, आधिकारिक भागीदारी हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल हैं, जो राष्ट्रीय और नेशनल और स्टेट लेवल में जो राजनीतिक दल होते हैं, उनके आधिकारिक भागीदारी की सिफारिश की अशोक मेहता समिति ने। और वो भी पंचायती चुनाव के सभी, जितने भी स्तर पे पंचायत के चुनाव होंगे, जो 2 स्तर इन्होंने दिया था, उसमें क्या हो, सभी राजनीतिक दल पार्टिसिपेट कर सके। ये कहा था किसने? अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन सभी को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इन्होंने एक न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश भी की थी। न्याय पंचायत का गठन किसकी देखरेख में हो? एक जो है वो न्यायाधीश, एक जो न्यायाधीश है, एक जज वहां पर प्रमुख हो। न्याय पंचायत का गठन किया जाए, जज वहां पर प्रमुख हो, जहां पर पंचायत संबंधी जो भी विवाद हो वहां पर सुलझाया जा सके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिफारिशें थी
बहुत ढंग से आपको इन चीज़ों को पढ़ना है। इसने ने 130 से ज़्यादा सिफारिशें दी थी दोस्तों, 130 से ज़्यादा। सभी को नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये बार बार पूछे जाने वाले हैं, तो इनको आपको पढ़ना है। पहला याद रखना है, मोरारजी देसाई की सरकार में गठित की गई थी, अशोक मेहता की अध्यक्षता में। 1977 दिसंबर में गठित किया गया। 1778 में इन्होंने अपनी सिफारिशें दी, अनुशंसाएं दी थी। इन्होंने कहा कि संवैधानिक रूप से सबसे पहले मान्यता दी जानी चाहिए किसको, पंचायती राज व्यवस्था को, लेकिन प्रथम माना जाता है एलएम सिंघवी को। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही। एक जिला स्तर पर होना चाहिए जिला परिषद, और एक खंड स्तर पर होना चाहिए मंडल पंचायत। खंड स्तर जो है वो 15 से 20 हजार जो व्यक्ति हैं उनके समूह, जो उनके समूहों से मतलब 15-20 हजार का जो गांवों का समूह है वो यहाँ पर सम्मिलित होना चाहिए खंड स्तर में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका मतलब आप समझिएगा, जैसे 1 गांव है, 2 गांव है, 3 गांव है, 4 गांव है, 5 गांव है। ठीक है, तो यहाँ की जनसंख्या एक समझ लीजिए मोटा मोटा 5,000 है, यहाँ की 2,000 है, यहाँ की 6,000, ठीक है, और यहाँ का 4,000 है। तो इस प्रकार से यहाँ का 1,000 है। तो इस 6 4 10, 10 5 15, 16 17 और 1 18, तो ये पूरा गांव मिलाकर 15,000 से 20,000 हो रहा है। तो टोटल ये कितना हो रहा है, 18,000। तो ये गांव मिलाकर एक खंड मंडल पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। ये किसने कहा था, ये कहा था अशोक मेहता ने। और इसके साथ साथ कहा था ये द्विस्तरीय पंचायतों को आप कर संबंधी अधिकार दे दीजिए, तभी उन लोग जो है वो ठीक ढंग से पंचायतों का संचालन कर पाएंगे। इन्होंने कहा कि एसटी और एससी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के सभी स्तर पर राजनीतिक दलों की अधिकारी भागीदारी हो। जितने भी स्तर पर पंचायत में चुनाव होंगे उन सभी चुनाव में अधिकारी जो राजनीतिक दल है वो भाग लें। इसके अलावा न्याय पंचायत का गठन किया जाए, जिसका जो मुख्य इसके देखरेख में न्यायाधीश के देखरेख में, और जो पंचायत संबंधी विवाद है वो यहाँ पर निपटा लिए जाएं। तो ये था दोस्तों अशोक राय मेहता समिति। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से स्पष्ट हो रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं 1977 के बाद 2 और समितियां गठित हुई थी, है ना। उन दोनों समितियों के बाद मुख्य और समिति आएगी GV.K. राव समिति। नंबरिंग आप डालते रहेंगे, है ना, नंबरिंग आप करते रहेंगे कितनी समितियां हो गई हैं, क्या स्थिति है सारी चीज़ों का। ठीक, तो इसके बाद जो नेक्स्ट समिति गठित हुई वो थी 1978 में दांतेवाला समिति। दांतेवाला समिति। अब ये दांतेवाला समिति को आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने अभी तक हमने देखा कि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो दांतेवाला समिति ने एक स्टेप और आगे गए, एक स्टेप आगे गए और उन्होंने कहा खंड स्तर पर नियोजन किया जाना चाहिए। पंचायती राज जो व्यवस्था हो कौन से स्तर पर हो, खंड स्तर पर नियोजन किया जाना चाहिए। खंड स्तर पर नियोजन मतलब ना जिला हो ना ग्राम हो, केवल क्या हो, खंड ब्लॉक हो। ठीक, तो इसकी मान्यता आप समझ सकते हैं इनकी सोच कहां तक थी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 1984 में हनुमंत राव समिति का गठन किया गया। 1984 में हनुमंत राव समिति, इन्होंने भी जो है वो दोस्तों इसी के समकक्ष ताल में ताल मिलाया और कहा खंड स्तर पर नहीं। अच्छा, दोनों को आप याद कैसे रखेंगे, तो इसको मैं बता देता हूं, आप कोई टेंशन नहीं है। जिला स्तर पर नियोजन की बात की, क्या होना चाहिए, जिला स्तर पर जो है वो नियोजन किया जाना चाहिए पंचायती राज व्यवस्थाओं का। एक ने कहा केवल ब्लॉक में हो, एक ने कहा केवल जिले में हो। ठीक, तो इनको आप समझेंगे कैसे, तो आप देखिए यहाँ पर दांते वाला है और दांत कैसा रहता है दोस्तों, खंड खंड में। दांत कैसे रहता है, खंड खंड में। तो खंड स्तर पर नियोजन की बात दांते वाला समिति। ठीक है,
और हनुमंतराव बड़ा बिग सबसे बड़ा कौन सा जिला स्तर पर नियोजन की बात की, बजरंगबली हनुमंतराव समिति ने। ठीक है, चलिए इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से एक समिति जिसकी सिफारिशें आपको ध्यान में रखनी है, बातें ध्यान में रखनी है, वो है 1985 में गठित समिति GV.K. राव समिति, GV.K. राव समिति। ये GV.K. राव समिति का गठन किया गया 1985 में और इन्होंने बहुत सारी जो है वो बातें कही हैं, इनको आप एक एक करके ध्यान रखेंगे। जैसे सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इन्होंने पंचायतों में वित्त आयोग की गठन की बात की। पंचायतों में वित्त आयोग की गठन, पंचायतों में वित्त आयोग के गठन की सिफारिश की। ठीक है, इन्होंने कहा कि पंचायतों में जो आय व्यय होगा, जो भी सरकार द्वारा दिया जाएगा, जो भी उस पर पैसा का लेन देन होगा, उसके लिए पंचायतों में क्या हो, एक वित्त आयोग की स्थापना की जाए। ये कहा GV.K. राव जी ने। इसके अलावा और क्या कहा, तो इसके अलावा दूसरा जो सिफारिश दिया वो उसने कहा कि इसका कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होना चाहिए, 5 वर्ष का होना चाहिए। कार्यकाल कितना होना चाहिए, 5 वर्ष का होना चाहिए। और सबने 3 स्तरीय देख लिए, 2 स्तरीय देख लिए, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। 4 स्तरीय, कौन कौन सा 4 स्तर, तो देखिएगा, पहला है राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर क्या हो, तो राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद हो, राज्य विकास परिषद हो। ठीक है, दूसरा होना चाहिए जिला स्तर पर, जिला पंचायत हो, जिला स्तर पर क्या हो, जिला पंचायत हो। ठीक है, वैसे ही खंड स्तर पर क्या हो, पंचायत समिति हो। खंड स्तर पर क्या हो, पंचायत समिति हो। ठीक है, और वैसे ही दोस्तों ग्राम स्तर पर, ग्राम या गांव के स्तर पर क्या हो, ग्राम पंचायत हो। ग्राम स्तर पर क्या हो, ग्राम पंचायत हो। ग्राम स्तर पर तो ये 4, इससे पहले हम लोगों ने देखा 1 स्तर पर, उससे पहले अशोक राय मेहता 2 स्तर पर, बलवंत राय मेहता 3 स्तर पर, लेकिन GV.K. राव जी ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं की सिफारिश की थी। बहुत ढंग से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें 5वां, इन्होंने जो है वो, इससे पहले ST और SC को आरक्षण दिया जा चुका था। इसने कहा कि महिला आरक्षण की बात नहीं हुई थी, ST SC के आरक्षण की बात हुई थी। इन्होंने कहा कि पंचायत स्तर के सभी चुनाव में, सभी जगह, सभी स्तरों में महिलाओं के लिए पद आरक्षित होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि सभी स्तर पर महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, पद आरक्षित होना चाहिए। किसने कहा, GV.K. राव जी ने कहा था। ठीक, इसके बाद और क्या, तो इन्होंने वर्तमान नौकरशाही व्यवस्था की आलोचना की थी। वर्तमान नौकरशाही जो व्यवस्था चली आ रही थी, नौकरशाही व्यवस्था की क्या की थी, आलोचना की थी। ठीक है, और आलोचना की थी, और वर्तमान जो पंचायती राज व्यवस्था है, वर्तमान मतलब उस समय, मतलब आप तत्कालीन लिख लीजिए, तत्कालीन पंचायती राज को क्या कहा था, बिना जड़ की घास कहा था। क्या कहा था, बिना जड़ की घास, ऐसी घास जिसका जड़ ही नहीं है,
मतलब उन्होंने कहा कि जो वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था चल रही है वो नौकरशाहों पर, अधिकारियों पर डिपेंड है। उसका मूल, उसका जो जड़ ग्राम के लोग होने चाहिए थे वो है ही नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा बिना जड़ की घास, जो उस समय पंचायती राज व्यवस्था चल रही थी। तो ये थी जीवी के राव जी की सिफारिशें। बहुत ढंग से सारी चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहले पंचायतों में वित्त आयोग का गठन कैसे किया जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि वित्तीय आधार पर जो लेन देन हो पंचायतों का, उसमें व्यवस्था है। कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, 5 वर्ष, और 4 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद हो, जिला स्तर पर जिला पंचायत हो, खंड स्तर पर पंचायत समिति हो और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो। इसके अलावा उन्होंने एसटी, एससी और महिलाओं के आरक्षण की भी बात की, महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश की। इन्होंने वर्तमान नौकरशाही व्यवस्था की आलोचना की तथा पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा था। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं किसकी? जीवी के राव जी की। इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों एल.एम. सिंघवी समिति, पी.के. थुंगन समिति और एक और समिति है वी.एन. गॉडगिल समिति। तो ये मुख्य समितियां थी। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन का गठन किया गया था। तो इसको एक बार आप नोट डाउन करिए, उसके बाद हम आगे इसको चर्चा में लेंगे। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जिसके आधार पर जो संशोधन हुआ, एक बार प्रयास किया गया 64वां संविधान संशोधन और 65वां, वो थे एल.एम. सिंघवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति 1986 एल.एम. सिंघवी समिति। इसके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे दोस्तों। एल.एम. सिंघवी समिति, पूरा नाम था इनका लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। ये कहाँ से थे? तो ये राजस्थान के जोधपुर से थे। ठीक है, कानून के बहुत बड़े जानकार थे। राजीव गांधी की सरकार द्वारा इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। लक्ष्मी मल जी ने पूरा व्यवस्था को देखा और देखकर, क्योंकि वो स्पष्टवादी थे, बिना लाग लपेट के बात करने वाले थे, इसीलिए उन्होंने सीधा सीधा सबसे पहले कहा कि जो संवैधानिक, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, तभी आपका कुछ हो सकता है। और इसके लिए हमारे जो संविधान है उसमें एक अध्याय जोड़ा जाए जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का जो उपबंध है उसको जोड़ा जाए और वो इसी नाम से जाना जाए, तभी जो है वो सारे राज्य इसको लागू करेंगे। नहीं तो वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है, कोई भी राज्य लागू कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, अपने मनमर्जी से निर्वाचन करवा रहे हैं, अपने पदाधिकारी बैठा रहे हैं, मतलब कहीं भी व्यवस्थित रूप से चीजें नहीं है। तो सबसे पहले तो आप संवैधानिक दर्जा प्रदान कीजिए। दूसरा जो बात कही, दूसरी इन्होंने कहा हमको ग्राम पंचायत को यदि सशक्त बनाना है तो हमको ग्राम सभा को विशेष महत्व देना पड़ेगा और गांवों का पुनर्गठन करके ग्राम सभा बनानी पड़ेगी। तो गांवों को जो है वो महत्व देना पड़ेगा, तभी जो है ये पंचायत मजबूत हो पाएगा, सही ढंग से कार्यान्वित हो पाएगा। और क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक संसाधन जो है वो पंचायतों को उपलब्ध कराया जाए ताकि अपने विकास का कार्य स्वयं कर सकें। इसके अलावा जो है वो न्यायिक अभिकरणों की स्थापना की भी सिफारिश की थी। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ों को लिख रहा हूँ, आप बहुत ढंग से ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा गठित किया गया था? तो ये राजीव गांधी की सरकार द्वारा, राजीव गांधी की सरकार द्वारा। ठीक है, राजीव गांधी की सरकार द्वारा एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति थी। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्या दिया जाए? संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है,
तभी जो है वो कुछ हो पाएगा। और उसके लिए आप डिटेल में लिखिएगा। इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इसके लिए आपको संविधान में एक नया अध्याय जोड़ना पड़ेगा। संविधान में एक नया अध्याय भी जोड़ा जाए। तो इस प्रकार से आप डिटेल लिखेंगे, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। संवैधानिक दर्जा दिया जाए और संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए। दूसरा इन्होंने और क्या कहा, तो दूसरी बात इन्होंने कही कि ग्राम पंचायत को मजबूत करने के लिए, ग्राम पंचायतों की मजबूती हेतु क्या किया जाना चाहिए, गांवों का पुनर्गठन कर, गांवों का पुनर्गठन कर, गांवों का पुनर्गठन कर, गांवों का पुनर्गठन कर ग्राम सभा को महत्व दिया जाना चाहिए। ग्राम सभा की महत्ता पर जोर दिया, ऐसा लिख लो, ग्राम सभा की महत्ता पर जोर दिया। इन्होंने कहा ग्राम सभा जब मजबूत होगा तभी जो है गांवों का विकास हो पाएगा, क्योंकि ग्राम सभा में आप जानते हैं गांव के सभी वयस्क सदस्य जो हैं वो इसके क्या रहते हैं, पार्टी से वयस्क जो हैं, वयस्क व्यक्ति जो हैं जिनका निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज है, वो सभी इसके सदस्य रहते हैं। तो डायरेक्ट गांव इससे जुड़ेगा तभी इसका विकास हो पाएगा, ठीक है। और क्या कहा, तो और कहा कि ग्राम पंचायत को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराया जाए, भाई आपने पंचायतों का निर्माण कर दिया, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दी, अब उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो क्या कार्य करेंगे, है ना। उन कार्य करने के लिए, विकास करने के लिए तो क्या चाहिए, अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए। भले ही आपने उसको संविधान में दर्जा दे दिया लेकिन उसके पास अर्थ ही नहीं है तो क्या कार्य करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक संसाधन आप ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाइए, है ना। तो ये भी कहा। इसके अलावा न्यायिक अभिकरणों की स्थापना की सिफारिश की, न्यायिक अभिकरणों की स्थापना। अब ये न्यायिक अभिकरण क्या है, तो भाई ग्राम पंचायत बनेगा, पंचायती राज संस्था बनेगी तो उसमें जो है वो छोटे मोटे विवाद भी होंगे, कुछ भी विवाद हो सकते हैं, जमीन संबंधी विवाद हो सकते हैं, पंचायतों के ग्राम सभा के निर्माण कार्य संबंधी विवाद हो सकते हैं। तो वो छोटे छोटे जो विवाद हैं उनको निपटाने के लिए वो अब कोर्ट तो जाएंगे नहीं, है ना। तो उसके लिए एक न्यायिक अभिकरण की व्यवस्था की जाए जिसमें ये छोटे छोटे जो विवाद हैं उसको निपटाया जा सके, ताकि ये जो पेचीदा ना हो कि कोई जो कार्य है इसलिए अटक गया क्योंकि वो कोर्ट में पेंडिंग है, ऐसा नहीं। न्यायिक अभिकरण में उसकी त्वरित कार्रवाई हो और त्वरित ही उसका समाधान कर दिया जाए और वो आगे संचालित किया जा सके। तो इस प्रकार के न्यायिक अभिकरण की सिफारिश की। तो लक्ष्मीमल सिंघवी ने जैसे ही ये बातें राजीव गांधी की सरकार से की, राजीव गांधी सरकार जो है वो तुरंत हरकत में आई और तुरंत उन्होंने 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो लोकसभा में लाया। 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो था पंचायती राज संस्थाओं पर था और 65वां जो था वो नगरीय निकाय के लिए था। लेकिन दोनों ही जो है वो बिल पारित नहीं हो पाए, चूंकि उस समय लोकसभा भंग हो गई और वो बिल लोकसभा से पारित ही नहीं हो पाई, इसीलिए बिल क्या हो गया, वहीं पर समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा नोट डाल के याद रखेंगे, क्या कि इस समिति मतलब एल.एम. सिंघवी इस समिति की सिफारिश पर राजीव गांधी सरकार द्वारा
राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायती राज संस्था हेतु पंचायती राज संस्था हेतु 64वां तथा नगरीय निकाय की मजबूती के लिए नगरीय निकाय की मजबूती के लिए 65वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाए गए थे। ठीक है, अब आप जानते ही हैं लोकसभा में लाए गए तो वहां से पारित होने के बाद उसको कहाँ जाना चाहिए था? राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, देन फिर वो अधिनियम बन जाता। परंतु लोकसभा उस समय भंग हो गई और भंग होने के बाद बिल वहां से पारित हो ही नहीं पाया, तो ये बिल वहीं पर क्या हो जाता है? लोकसभा, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई, तो बिल यहीं पर कैंसल हो गया, पारित ही नहीं हो पाया। लोकसभा भंग हो गई, बिल भी क्या हो गया? विधेयक जो लाया गया था वो भी क्या होगा? कैंसल हो गया। ठीक है, तो बिल पारित नहीं हो पाई। ठीक, तो इसके नीचे आप लिख लेंगे भाई। ठीक है, चूंकि लोकसभा भंग हो जाने के कारण जो विधेयक है वो पारित नहीं हो पाया था, विधेयक वहीं पर समाप्त हो गया। ठीक, इसके बाद आप जानते हैं 89 के बाद थोड़े थोड़े समय के लिए सरकार रही और वो उतना प्रयास नहीं कर पाई, लेकिन जैसे ही राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है और उसके बाद सहानुभूति मिलती है कांग्रेस को, और कांग्रेस के नेतृत्व में जो है अगला सरकार बनता है, जिसका जो पीएम बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव जी ने जो है वो सभी महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक के सपने को साकार करने के लिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो लोकसभा में लाया, और वो जो है वो पारित भी हुआ और लागू भी हुआ। तो वो कैसे कैसे वो स्थितियां रही, क्या रही, इसको देखने से पहले दो और समिति है, एक पी के थुंगन समिति और एक वी एन गॉडगिल समिति। तो उन दोनों को थोड़ा सा देखते हैं, फिर 73वां संविधान संशोधन पर डिस्कस करते हैं। ठीक, तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों पी के थुंगन समिति 1988 में पी के थुंगन ने भी वही बात की जो अभी तक सभी लोगों का जो है वो निष्कर्ष निकल कर आया था 1988 में। कौन सा? पी के थुंगन समिति। ये जो है वो संसद के सलाहकार समिति की एक उप समिति थी। संसद के सलाहकार समिति की एक उप समिति थी, उप समिति थी जो क्या थी? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबद्ध थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबद्ध थी। ठीक है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबद्ध थी। ठीक, पी के थुंगन ने अपनी सिफारिशें दी। इन्होंने क्या कहा? तो वही सभी बातें जो इससे पहले हम लोगों ने देखी। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। त्रिस्तरीय
पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, और क्या कहा, तो और उन्होंने कहा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है, और क्या कहा, और कहा कार्यकाल, कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित हो, कार्यकाल कितना हो, 5 वर्ष निर्धारित हो। और क्या कहा, तो इन्होंने जो है वो आरक्षण, एसटी व एससी को आरक्षण की बात कही, एसटी व एससी के आरक्षण की बात इन्होंने की। और क्या कहा, तो उन्होंने जो है वो वित्त आयोग, एक राज्य वित्त आयोग के गठन की सिफारिश की, राज्य वित्त आयोग। अब ये राज्य वित्त आयोग क्या करेगा, तो ये सभी राज्य में जितनी भी पंचायती राज संस्थाएं संचालित हैं उनके वित्त का प्रबंध करने का काम जो करेगी वो कौन सी करेगी, राज्य वित्त आयोग करेगी। तो ये 5 मुख्यतः सिफारिशें जो है वो इन्होंने दी थी। ठीक है, सॉरी इसने दोस्तों इसको एक थोड़ा सा एसटी एससी ने, इसने महिला आरक्षण की बात की थी। ठीक है, एसटी एससी और महिला आरक्षण की बात तो फिर वी.एन. गॉडगिल ने की थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इन्होंने जो सिफारिशें दी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, कार्यकाल 5 वर्ष का हो, महिला को आरक्षण दिया जाए और एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। ये किसने कहा, तो ये कहा था पी.के. थुंगन साहब ने। इसके बाद 1988 में ही एक और समिति का गठन हुआ जिसका नाम था वी.एन. गॉडगिल की अध्यक्षता में, वी.एन. गॉडगिल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। नीति एवं, ये हमारी नीति एवं कार्यक्रम समिति, नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन वी.एन. गॉडगिल की अध्यक्षता में। ठीक है, ये एक नीति एवं कार्यक्रम समिति थी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी कहा, क्या कहा, सेम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद दूसरा, जैसे इन्होंने कहा संवैधानिक दर्जा दिया जाए, मतलब थुंगन की बातों को ही दोहराया था किसने, वी.एन. गॉडगिल साहब ने। ठीक है, कार्यकाल, तो इसने भी कार्यकाल, कार्यकाल कितना हो, 5 वर्ष हो, बिल्कुल ठीक। इसके बाद इन्होंने कहा कि एसटी एससी और महिला आरक्षण की बात की। ठीक है, इन्होंने केवल महिला आरक्षण की बात की, इन्होंने सभी के आरक्षण की बात की। ठीक है, इन्होंने राज्य वित्त आयोग, तो इन्होंने भी क्या कहा, राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, और इससे आगे बढ़कर इन्होंने एक स्टेप और लिया, इन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग भी बनाया जाना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के लिए, क्योंकि जो मुख्य चुनाव आयोग है हमारे पास उसका तो वो कहाँ कहाँ पंचायतों का चुनाव करवाते रहेंगे। राज्य स्तर में जो ग्राम पंचायत का चुनाव के लिए फिर वो बॉडी सक्रिय होगी, तो इससे धन भी ज्यादा खर्चा होगा और अव्यवस्था भी फैलेगी। तो इससे क्या किया जाए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाए जो राज्य स्तर के, जो पंचायत स्तर के चुनावों का संचालन किया जाए। ठीक है, तो ये सिफारिशें दी थी वी.एन. गॉडगिल साहब ने। ठीक, इसके बाद जो सरकार पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार बनी, उन्होंने एक्शन लिया और 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया गया। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं सीधा डिस्कस करता हूं 73वें संविधान संशोधन विधेयक पर। तो ये प्रमुख समितियां थी दोस्तों। ठीक है, ये प्रमुख समितियां थी, इसको आप ढंग से ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद सीधा सीधा हेडिंग डालिए 73वां संविधान संशोधन। आज इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं 73वां संविधान संशोधन को। उसके बाद छत्तीसगढ़ में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का संचालन किस प्रकार किया जाता है। आपको नेशनल से चीजें याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं,
हम जो आगे की क्लासेस में देखेंगे तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो था, अधिनियम जो बन चुका है, उसमें जो धाराएं दी गई है और छत्तीसगढ़ में क्या क्या स्थिति में परिवर्तन है, पूरा दोनों में तालमेल बिठाते हुए अध्ययन करेंगे, दोनों की तुलना करते हुए अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस बार मुझे पूरा अंदेशा है कि क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि मूल अधिनियम में क्या है और छत्तीसगढ़ में संचालित ये कैसे किया जा रहा है। तो इसको भी हम देखेंगे आने वाली कक्षाओं में। तो आप हेडिंग डाल लो 73वां संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। अभी मैं विधेयक लिख रहा हूं, हालांकि अधिनियम बन चुका है, ठीक है, 1992। ठीक, तो ये लोकसभा में लाया गया। कब? लोकसभा में लाया गया। तो ये लोकसभा में कब लाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, लोकसभा में लाया गया था सितंबर 1991 में। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे, लोकसभा से पारित, लोकसभा से पारित। तो लोकसभा से पारित कब हुआ था? 22 दिसंबर 1992 को। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा से पारित कब हुआ था? राज्यसभा से पारित उसके दूसरे ही दिन 23 दिसंबर 1992 को। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर तो ये हुआ 20 अप्रैल कब? 1993 को। ठीक है, और ये लागू कब हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू। तो ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ दोस्तों कब? 24 अप्रैल 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को ही हम पंचायत राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 24 अप्रैल को। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 और इसी दिन हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये मुख्य डेट है, इसको आप ढंग से ध्यान रखेंगे। लोकसभा में लाया गया सितंबर 1991 में, लाया गया, प्रेजेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, पास हुआ 22 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को पास हुआ और राष्ट्रपति के इसमें हस्ताक्षर हुए 20 अप्रैल 1993 को। और ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे भारत में लागू हुआ कब से? तो ये 24 अप्रैल 1993 से। इसीलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायत राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू हो गई 24 अप्रैल 1993 को, परंतु क्या ये पूरे देश में एक साथ लागू हो गई, उसी समय लागू हो गई? नहीं, इसको ढंग से ध्यान रखना है आपको। जब ये अधिनियम लागू हुआ तो इसमें कहा गया साफ साफ कि सभी राज्य जहां पर पंचायती राज व्यवस्था पूर्व से लागू नहीं है, बहुत ढंग से समझेंगे, सभी राज्य जहां पर पंचायती राज व्यवस्था पूर्व से लागू नहीं है। पूर्व से मतलब 73वां जब संविधान संशोधन हुआ उससे पहले
बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर कई राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण कर दिया था, जैसे आप जानते हैं आंध्र प्रदेश वगैरह और कई भी। तो वहां पर जो है कहा गया कि जब तक आपका जो पंचायती राज का जो व्यवस्था है वो चल रहा है, मतलब जो टाइम चल रहा है वो टाइम समाप्त हो जाने के बाद आप इसको लागू करेंगे, चाहे वो 1 साल बचा हो चाहे 2 साल बचा हो। परंतु जिस राज्य में लागू नहीं हुआ है वहां पर केवल दोस्तों क्या टाइम दिया गया, 1 साल का टाइम दिया गया। 1 साल के अंतर्गत आपको सभी राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए कहा गया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई तो 2-3 बातें आपके मन में आ रही होगी, इससे क्या परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। अब आप पूछेंगे सर ये संवैधानिक दर्जा से फर्क ही क्या पड़ा, तो बहुत फर्क पड़ा ना भाई। क्या फर्क पड़ा, तो देखिए पहले क्या होते थे, पहले राज्य जो थे वो संविधान में जब इसका उल्लेख नहीं था तो कई राज्य जो पंचायती राज व्यवस्थाओं का निर्माण ही नहीं किया और निर्माण किया गया तो अपने मन मर्जी से वहां पर शासन चलाया। कभी भी निर्वाचन, कैसे भी निर्वाचन, अपने अधिकारियों को बैठाना, कार्यकाल का कोई निर्धारण नहीं, ऐसे बहुत सारी व्यवस्थाएं थी और राज्यों के ऊपर था, अगर चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। तो अब जो है वो संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद राज्यों को बाउंडेशन हो गया कि 1 साल के अंतर्गत आपको करना ही है, और इसमें जो अधिनियम व धाराएं दी गई हैं उसके अनुसार ही आपको करना है, उसमें आप काट छाट नहीं कर सकते हैं। नहीं तो इसको क्या किया जा सकता है, अब इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये संवैधानिक दर्जा मिलने से बहुत बड़ा फायदा हुआ। दूसरा, इसमें दोस्तों भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, क्या जोड़ा गया, भाग 9 जो है वो जोड़ा गया। भाग 9 जोड़कर इसमें उपबंध किए गए अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद कौन कौन सा, तो याद रखेंगे ये बार बार पूछा जाता है, 243 और 243A से लगाकर 243O तक। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि भाग 9 में जो 73वां संविधान संशोधन है कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे, और बच्चे क्या करते हैं A से O तक पूरा काउंट करते हैं, आ जाता है 15 आंसर मार देते हैं, हो जाता है गलत, क्योंकि 243 भी जोड़ा गया था तो ये इसमें प्लस होगा दोस्तों। टोटल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे, कई बार आंसर ले चुका है, और जो सत्य है हमको नहीं पता इसका मतलब ये थोड़ी कि सामने वाले को भी नहीं पता। सामने वाला तो भली भांति पढ़ कर बैठा है, सारी चीजें जानता है। 16 अनुच्छेद ही सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और क्या व्यवस्था हुई, तो और जो है इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, और इस 11वीं अनुसूची जोड़कर इसमें पंचायतों के लिए 29 विषय दिए गए। इस 29 विषय पर ग्राम पंचायत जो है वो, या पंचायत जो है वो अपना कार्य निर्धारित करेगी, अपना जो है वो कार्य करेगी। ठीक है, जैसे राज्य सूची होता है, समवर्ती सूची होता है, संघ सूची होता है, वैसे ही 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गए। ठीक है, जिस पर वे स्वयं निर्णय ले सकते हैं, वे स्वयं अपना निराकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा हूं, अगर कमेंट करके बताइएगा अगर पता होगा, तो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय दिए गए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय दिए गए हैं, कितने विषय पर कार्य के लिए उनको कहा गया है, तो ये आप बताइएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमारा रहा। इसमें जो जो बातें हम कर सकते थे सारी चीजों पर हमने डिस्कस की है। 73वां संविधान संशोधन में हमने मुख्य बातें यहाँ पर बात कर ली। 16 अनुच्छेद जोड़े गए, भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़कर 29 विषय प्रदान किए गए। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आगे हम बात करेंगे कि कितने विषय दिए गए थे, आप कमेंट करिएगा। आगे हम बात करेंगे कि 73वां संविधान संशोधन को छत्तीसगढ़ में किस प्रकार लागू किया गया, क्या स्थितियां रही, मूल संविधान में क्या था और छत्तीसगढ़ के जो
पंचायती राज व्यवस्था बनी है उसमें क्या परिवर्तन है और क्या नया है, सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा, और लगा है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नया वीडियो जो है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। इसके अलावा इसमें हम MCQs भी लेकर आने वाले हैं, तो बिल्कुल आप प्रिपेयर रहिए और बहुत मस्ती से और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी सुझाव होगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।